तो ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, फिर वापस जाके 10th स्टैंडर्ड, फिर से 11th स्टैंडर्ड, मतलब बार बार पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है? सेट। तो व्हाट इज द सेट? अब ये पढ़ा हुआ तो है ही हमारा, तो अब कौन डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज द सेट? सेट क्या होता है, या फिर आपको सेट से क्या समझ में आता है? व्हाट इज द सेट? ग्रुप ऑफ कलेक्शन। सही है क्या? ग्रुप और कलेक्शन तो सेम ही हो गया ना। हाँ, और कभी कोई चीज परचेस किया जो ग्रुप में परचेस किया हो? किया है? क्या परचेस किया ग्रुप में? कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने बहुत पहले ग्रुप में परचेस किया हो? तो अगर हम एग्जाम्पल बोले तो सबसे पहले स्केच पेन का पैकेट परचेस किया ना? कितने स्केच पेन होते थे उसमें? 12 होते हैं, नॉर्मली 12। ठीक है, वैसे तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 12। ध्यान से सुन रहे हो ना तुम लोग? परचेस किया है ना सबने? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता चला अभी बोलेगा कोई, सर मेरे पास तो बर्थडे में इतने आ जाते हैं, परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो हमने ये परचेस किया, और जब परचेस किया तो आपने देखा उसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 12। क्या उसमें कोई भी कलर रिपीटेड है? नहीं ना। आपको मालूम है ना कौन कौन से 12 कलर रहते हैं? मालूम है ना? अभी भले ही याद ना आए, लेकिन मालूम है ये 12 होते हैं। मान लो मैंने पैकेट लिया, उसके अंदर ब्लैक कलर का स्केच नहीं था, उसकी जगह उन्होंने क्या करा? 2 ब्लू कलर का डाल दिया, तो वो पैकेट आप लोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो डिफेक्टिव है। एक तरह से होना क्या चाहिए था? ब्लैक उसमें एक होना चाहिए था, 2 ब्लू का जरूरत नहीं है। चलो पहला एग्जांपल, आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स परचेस किया है ना? ये भी वापस गिफ्ट में मिले हमको? नहीं, हमने परचेस किया है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी मालूम है आपको क्या क्या चीजें होती हैं। राउंडर है, सेट स्क्वायर है, डी है, स्केल है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स परचेस किया, उसके अंदर राउंडर नहीं है, तो आप वो ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेप्ट कर लोगे क्या? नहीं। शॉपकीपर बोलेगा अरे भाई ये 10 रुपए का तो आता है, बाहर से लेके डाल लेना। लेकिन जो बाहर से राउंडर आता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। जो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आता है उसका एक अलग ही क्वालिटी होता है। तो आप क्या एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। या वो ये कहेगी चलो मैं आपका 5 रुपए कम कर देता हूँ, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओ, तब भी नहीं लोगे। आपको तो सारी चीजें चाहिए ना। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया सीए फाउंडेशन के लिए। कितनी बुक्स आई आपके पास? 5 आई है, 6 आई? 6 आई होंगी। हाँ ठीक है ना, एक तरह से 6 बुक्स है अपने पास। अब मान लो मैथ्स टफ है, तो उन्होंने मैथ्स का बुक दिया ही नहीं। मैं जान दो यार, बच्चों को क्यों परेशान करने का, उनको कहते हैं मैथ्स टफ है मत पढ़ो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है, उसका 2 बुक दे दिया, 2 बार पढ़ लेना, ये भी नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि 1 और 2 मॉड्यूल वाली बात नहीं कर रहा हूं। एक ही बुक 2 बार दे दिया, चलो हमने कहा 4 दे दी, तो भी नहीं चलेगा। तो ये भी है। और आपको पहले से डिफाइंड है कि इसके अंदर लॉ का बुक होना चाहिए, अकाउंट्स का बुक होना चाहिए, मैथ्स का बुक होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स का बुक होना चाहिए। ऐसे ही ना, हमको पहले से मालूम है ना। अगर हमारे पास इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है सेट में, तो हम क्या करेंगे? तुरंत आईसीए को मैसेज करेंगे ना कि भाई मेरे पास जो बुक का सेट आया वो प्रॉपर नहीं है। हम शॉपकीपर के पास गए, हमने कहा 12th स्टैंडर्ड का बुक्स का सेट चाहिए, तो उसने डायरेक्टली आप गए और 12वीं का सारा बुक लाके आपको दे दिया 12th स्टैंडर्ड का। ऐसे ही ना? हाँ। कितने अभी तुम लोग कभी बुक भी परचेस करते हो कि नहीं करते हो? नहीं देगा। वो पहला क्या पूछेगा? आप 12th स्टैंडर्ड का बुक अब से मांगोगे तो पहला पूछेगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स। आपने कहा कॉमर्स। फिर वो पूछेगा मैथ्स एंड एसपी, आपने कहा मैथ्स, तो वो मैथ्स का बुक लेके आएगा उसमें बंडल में। अगर उसने फिर पूछा हिंदी, मराठी, आईटी, जब तक आप पूरी तरह से डिफाइंड नहीं करोगे वो सारी बुक्स एक साथ लाके नहीं देगा। ऐसे ही जाते हैं ना हम लोग। हमने कहा 12th कॉमर्स का बुक चाहिए, मैथमेटिक्स का चाहिए और मराठी होना चाहिए,
तो हमें मालूम है कि कौन कौन सा बुक देगा, बुक कीपिंग का देगा, ओसीएम का देगा, इकोनॉमिक्स देगा, इंग्लिश देगा, मराठी देगा, मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 देगा, खत्म हो गया सेट। लेकिन आप उसे डिफाइंड नहीं करो तो फिर तो नहीं लाएगा ना, वो हेल्पलेस है ना वो। आपने कहा 12th स्टैंडर्ड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है, पेरेंट आते हैं हमारे पास, एडमिशन लेना है सर, कौन से स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अरे सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वो फोन करते हैं यहां से बैठ करके, बेटा तेरे पास मैथ्स है एसपी है, पापा मैथ्स है, रख दिया कट करके, बात भी पूरी नहीं होने देते, ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ हिंदी मराठी आईटी है, अब ये फिर से टेंशन, फिर से कॉल करते हैं, बेटा तेरे पास हिंदी मराठी आईटी में से क्या है, हाँ हिंदी है, तब मैं उनको इंक्वायरी दे सकता हूं। अगर वो मुझे सब्जेक्ट ही प्रॉपर नहीं बताएंगे तो फीस का भी वेरिएशन होता है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता। बात समझ आ रहा है। अब मैं जब नोट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने सभी को नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किया अपने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, मैथ्स वाले का अलग बंच बना हुआ है, एसपी का अलग बंच बना हुआ है, हम उठा के दे देते हैं और सबको वही बुक्स जाती है, और उसमें नंबर ऑफ बुक्स कितनी देनी है ये डिफाइंड है, कौन कौन सी बुक देनी है ये डिफाइंड है, और कोई भी बुक दो नहीं देते। बात समझ में आ रहा है क्या? यहां तक ये तीसरा चौथा एग्जांपल हो गया। पोस्टर कलर लेने जाते हैं, 6 कलर का सेट आता है, ये भी समझे। तो अब इसके बाद हम मोबाइल फोन परचेस करने जाते हैं ना, मोबाइल फोन परचेस करने, तो वी परचेस मोबाइल फोन और मोबाइल हैंडसेट। हम लोग फोन परचेस करते या हैंडसेट परचेस करते, यानी मोबाइल सेट परचेस करते? हम फोन ही परचेस करते हैं, सब लोग फोन परचेस करते हैं, पक्का? सेट परचेस करते हैं। बॉक्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहता है, इसके अंदर डेटा कॉर्ड है या नहीं है, इसके अंदर चार्जर है या नहीं है, इसके अंदर अगर एडिशनल जो कवर्स आते हैं आजकल फोन के साथ वो है या फिर नहीं है, स्क्रीन गार्ड है या नहीं है, सब बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है। और जब आप वो बॉक्स खोलोगे तो आप चेक करते हो क्या ये सारी चीजें हैं, या पहले से डिफाइन कर दिया ना बॉक्स के ऊपर, और अगर उनमें से कुछ चीजें नहीं मिली तो आप नहीं लोगे। जैसे मान लो हमने एक सैमसंग का महंगा सा फोन परचेस किया और उसका चार्जर उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो बॉक्स डिफेक्टिव है, और उसने बाहर शो किया है कि दिस बॉक्स इंक्लूड चार्जर, और उसमें चार्जर नहीं निकला, तो इसका मतलब बॉक्स कैसा है, डिफेक्टिव। उसने किसी को तो बेच दिया वो चार्जर निकाल के, और आपसे कह रहा है यार मार्केट से ले लो ना, 100 रुपए में चार्जर आता है। वो 100 रुपए वाला चार्जर और जो सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर होगा क्या सेम होगा? ऑब्वियसली सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर जो है वो 8-10 हजार का होगा, और वो 100 रुपए वाला चार्जर उसको किधर कंपेयर करेगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वो बॉक्स डिफेक्टिव, आप उसको परचेज नहीं करोगे। और हमने कभी फोन लिया उसके अंदर से 2 फोन निकल गए हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर निकल जाए तो मजा आ जाए। आपने देखा ना पैकेजिंग कैसी होती है, एक फोन ही बराबर से आ जाए तो ठीक है, वो लोग रखते हैं तो बराबर आता है, अपन लोग एक बार खोलने के बाद वापस डालते हैं तो देखा ना बॉक्स प्रॉपर बंद नहीं होता कई बार, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने स्लॉटिंग ही ऐसी कर दी है कि एक ही फोन एक बार में बॉक्स में जाएगा, दूसरा जा ही नहीं सकता चाहे कुछ भी कोशिश कर लो आप। और बॉक्स बहुत कॉम्पैक्ट है, पहले जैसे नहीं आता। जब हमने पहले खरीदा था नोकिया का 3310, ठीक है ना, इतना बड़ा बॉक्स आता था मोबाइल फोन का, एकदम अलग अलग चीज के कंपार्टमेंट्स बने हुए, उसके अंदर 2 फोन का चार्ज डाल दो तब भी पता नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है, इतना सा पतला सा बॉक्स और उसके अंदर हर चीज रहती है। तो अब इन सब चीजों से एक डिस्कशन तो क्लियर है, ये जो जितनी भी चीजें बोली गई वो सब सेट में है, यानी कि कलेक्शन के फॉर्म में है, और ये कलेक्शन पहले से कैसा है, डिफाइंड है, और इसके अंदर कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है। अब क्या है सेट का डेफिनेशन, अब तो मैंने बता दिया सारी चीजें। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और डेटा। आई बात समझ में? एक तो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ग्रुप जो आप कहते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, या जो भी कह लो आप, तो भाई वो वेल डिफाइंड तो हो, कहां से ग्रुप ले रहे हो। दूसरा, कोई रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो सेट का डेफिनेशन क्या लिखने वाले हम लोग, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और डेटा। बात समझ में आया? तो हेडिंग डालो सेट और उसमें डेफिनेशन लिखो।
Set is the well-defined collection. Set is the well-defined collection of non-repeated observations और डेटा. देखा, सिंपल डेफिनेशन. किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो. नेक्स्ट लाइन से लिखना. सेट इज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एटसेट्रा. तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स A, B, C की हेल्प से मार्क करते हैं. तो सेट इज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एटसेट्रा. आगे यहां तक. अभी भी हम कोई एग्जाम्पल नहीं लिख रहे. एक नेक्स्ट हेडिंग डालो. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. डाला हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अब इसमें लिखो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स. Set is represented by two methods. Number one, roster method or tabular method. Number two, set builder मेथड. तो रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड. दूसरा कौन सा है? सेट बिल्डर मेथड. तो अपने पास दो मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का. पहला कौन सा है? रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड. दूसरा है सेट बिल्डर मेथड. लिखा सबने? पहला हेडिंग रिपीट करो जरा. कौन सा? रोस्टर मेथड. क्या रिपीट? हम लोग कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? रोस्टर मेथड. अब इसमें लिखो जरा. इन दिस मेथड we write all the elements of given set. All the elements of given set. लिखा? दूसरा. अब नेक्स्ट हेडिंग कौन सा था आपको याद है ना? सेट बिल्डर मेथड. In this method we write only the characteristic of elements of given set. तो सेकंड को जरा प्रॉपर पढ़ लो. मैंने क्या कहा यहां पर? हम लोग सिर्फ क्या बता रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक. किसका? सेट के एलिमेंट्स का. यानी कोई एलिमेंट नहीं बताएंगे लेकिन उसका कैरेक्टर लिख देंगे. तो ये तो आ गया सेट बिल्डर मेथड. अब मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं और जरा ध्यान देना. तो हम किस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर. तो अब जरा देखें. तो जैसा अलग अलग मैं यहां पर एग्जाम्पल यहां पे जो डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास, चलो मैं यहां पर, हाँ, तो यहां पर हम लोग नंबर लिख लेंगे. पहला मैंने कौन सा मेथड बताया था आपको? टैबुलर ना? टैबुलर मेथड. फिर दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? सेट बिल्डर
ठीक है, तो अब ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, अब जरा ध्यान दो, पहला सेट ए मैंने यहाँ पर इसमें लिखा, और जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ए ई आई ओ यू। तो हमने क्या मार्क किया, ए ई आई ओ यू। दूसरा, अब मैं यहां पर इससे से लिख रहा हूं, दूसरा सेट है तो उसको बी से बता रहा हूं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर तीसरा एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, C इज इक्वल टू, और मैंने लिखा सिर्फ 0। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, D इज इक्वल टू, और यहां पर हम दो एलिमेंट लिख रहे हैं, -2 एंड 2। और फिफ्थ एग्जांपल, E इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हो मैंने ब्लैंक रखा है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो करना क्या है, अब इसी को किस में लिखना है, सेट बिल्डर में। ये समझा, आप यहाँ पर सारे एलिमेंट को बता रहे हो। अब पहला यहाँ पर ए, अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, x सच दैट x एज अ वॉवल। तो x सच दैट x इज अ वॉवल। तो आप देख सकते हो इसमें एलिमेंट दिखा रहे थे ना, ए ई आई ओ यू, यहां पे कहीं दिखा है क्या, लेकिन क्लिक तो वही कर रहा है ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वॉवल्स की बात कर रहा हूं, यानी कि ए ई आई ओ यू की ही बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास यहां पर, अब जरा देखें नेक्स्ट, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या ले रहे हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। c इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, x सच दैट x इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो बात समझ में आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ऑब्वियसली 0। अब यहां पर d इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो ही आंसर आएंगे, या तो +2 या फिर -2। तो हमने डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन अंडरस्टूड वही है कि +2 -2 की बात कर रहे हैं। E इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, x सच दैट x इज अ x is an even प्राइम नंबर, और साथ में क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन 2। हम किससे ग्रेटर कंसीडर कर रहे हैं, 2 से ग्रेटर कोई इवन प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता ना, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। लेकिन आगे सब ऑड आते हैं, 2 ही सिर्फ क्या होता है, इवन। मैंने यहाँ पे कहा आपको एक ऐसा इवन प्राइम नंबर लिखना है जो 2 से ग्रेटर हो, तो आपके पास कुछ भी लिखने को नहीं है, यानी क्या कर दोगे आप, ब्लैंक। अब अगर आप देखें तो मैंने 5 अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे। तो पहला सेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जरा ध्यान देना मैं क्या लिखा हूं, क्या लिखा, फाइनाइट सेट। तो पहला कौन सा है, फाइनाइट सेट। फिर दूसरा, अब मुझे नहीं मालूम ना कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट सेट। तीसरा, हाँ बिल्कुल एक ही एलिमेंट है ना, सिंगलटन सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, डबलेट सेट। बात समझ में आ रहा है क्या।
इसके अंदर एक भी नहीं है ना, नल सेट। तो बेसिकली सेट कितने तरह के हो गए अपने पास? 5। तो यहां पर हमने क्या करा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक तरफ हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टैबुलर, दूसरा उसी को किस में लिख दिया, सेट बिल्डर में, और बीच में क्या डाल दिया मैंने, टाइप। तो एक टॉपिक यहाँ पर खत्म कर दिया साथ के साथ। तो सेट कितनी तरह का है? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, डबलेट सेट है और नल सेट है। समझ में आ रहा है क्या? तो फाइनाइट सेट, अगर आप किसी सेट में ये काउंट करके बता सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर आप काउंट करके नहीं बता सकते तो वो क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो क्या है? और किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो, और अगर एक भी नहीं तो नल सेट। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? याद आ रहा है कुछ? एम्प्टी सेट। किसी को याद है इसका नोटेशन? और भी एक बताया था हमने, और क्या, फाइव, इस तरह से लिखते थे ना हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पर टर्म आ जाएगी। तो काउंट, यहाँ पर एक वर्ड जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट, अब जरा ध्यान देना, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो अब यहां पर कई बार ऐसा होता है, फाइनाइट सेट अगर डिफाइन करते हैं, अ सेट विच इज काउंटेबल इज कॉल्ड, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज, बात समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ 2 4 6 8 इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? 2 4 6 8 and so on, it is countable or uncountable? अनकाउंटेबल। क्यों अनकाउंटेबल? क्या बोलो ना यार। अच्छा, काउंटेबल का मतलब क्या? काउंटेबल का मतलब क्या? काउंट कर सकते हैं। आप इसको काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मैंने ये थोड़ी ना पूछा टर्म कितने, मैं तो कह रहा हूं काउंटेबल और नॉट काउंटेबल। यस, इट इज काउंटेबल। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, सेकंड एलिमेंट इज, थर्ड एलिमेंट इज, फोर्थ एलिमेंट इज। पूछा आप मुझसे कौन सा एलिमेंट पूछना चाहते हो? 50th बताऊं? 100 आएगा। 1000 बताऊं? 2000 आएगा। 1 लाख एलिमेंट बताऊं? 2 लाख आएगा। इट इज अ काउंटेबल, बट इट इज नॉट क्लियर हाउ मेनी एलिमेंट हियर वी हैव। आई बात समझ में? यानी कि एग्जैक्ट काउंटिंग कहां स्टॉप होगा। तो काउंटेबल और नंबर ऑफ काउंटिंग दोनों में फर्क है। आई बात समझ में? तो ये काउंटेबल तो है, बट कितने हैं ये मालूम नहीं, इसलिए ये क्या है? इनफाइनाइट। तो कई बार क्या होता है ना, एक बहुत रफली आपको बोल दिया जाता है, अ सेट विच इज काउंटेबल इज फाइनाइट, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल इट इज इनफाइनाइट। भाई काउंटेबल तो है। काउंटेबल का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर एलिमेंट नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट हो रहा है, किसी सेट का एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तब वो हो गया काउंटेबल। जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं फर्स्ट 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? 2। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2, 2 का करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब है ये किसके साथ मैच हो रहा है? नेचुरल नंबर के साथ जा रहा है ना ये हमारे पास, या उसके साथ मैपिंग हो रही है, वो भी 1-1 मैपिंग हो रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट तो है बट इट इज काउंटेबल। तो काउंटेबल में कंफ्यूज नहीं होना है कि काउंटेबल वर्ड क्या है। ये समझ में आया सभी को? किसी को डाउट? दोनों चीजें क्लियर हो रही है? एक ही एग्जांपल को हमने 2 बार नोट किया। अब इसी तरह से जरा कंप्लीट करो इसको। सिंबल बिलोंग्स टू, ये अपने पास सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है? तो सी ड्रॉ करना है और उसे ई जैसा फॉर्म कर देना है। मतलब ऐसा अगर देखें तो ये सी और फिर ये, तो सिंबल बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स टू सिंबल क्या करता है, या इसके हेल्प से हम क्या बता रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं? सेट में जो भी है वो पर्टिकुलर चीज, ठीक है, वो सही बोल रहा है, लेकिन वो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे समझ में आ गया वो क्या कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल, अभी जैसे अगर हम लोग क्लास में अटेंडेंस लेते हैं तो क्या लिखते हैं? पी और ए।
अगर किसी स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे या फिर नाम के आगे P लिखा है तो दैट मीन्स ही इज प्रेजेंट, A लिखा है तो एब्सेंट। तो ये बिलोंग्स टू भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस को बताता है। किसको बताता है, प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट लिख रहे हैं A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स A E I O U, ठीक है, तो देयरफॉर A belongs to A, B does not belongs to A, C does not belongs to A, D not belongs to A, but E belongs to A। तो कहने का मतलब है belongs to क्या कर रहा है, belongs to refers presence of element in a given set, यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी दिए हुए सेट में है या फिर नहीं है। ये किससे बता रहे हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू का सिंबल लगा है तो वो प्रेजेंट है, और अगर कट कर दिया है तो एब्सेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब इस तरह से, अच्छा पहले इसका ये हेडिंग डाला है ना सबने, अब ऐसा लिखो इसमें बिलोंग, सिंबल बिलोंग्स टू, सिंबल बिलोंग्स टू refers, symbol belongs to refers the presence of element, the presence of element in a given set, in a given set, लिखा, in a given set। For example, ये example as it is नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हेडिंग डालो कार्डिनल नंबर, डाला हेडिंग। अब इसमें लिखो कार्डिनल नंबर फॉर एनी फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर फॉर एनी फाइनाइट सेट represent the number of elements present in a set, the number of elements present in a set। देखा, कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? तो कार्डिनल नंबर किसके लिए, फाइनाइट सेट के लिए, और वो क्या बता रहा है कि उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ये तो एक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से जाके लिखो the cardinal number for sets, the cardinal number for sets are given by n of A, n of B, n of C, etc. n of A, n of B, n of C, etc. जिसमें n ऑफ A का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। समझ में आई क्या? n ऑफ B नंबर ऑफ एलिमेंट इन, n ऑफ C नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C। तो बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं एक एग्जांपल वापस, और ये एग्जांपल हम लोग बहुत बार यूज कर रहे हैं, A इज इक्वल टू वापस A E I O U, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर वी हैव? तो देयरफॉर n ऑफ A इज इक्वल टू 5। तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, सबसेट्स। तो हेडिंग डालो सबसेट्स। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, सबसेट्स, और सिंबल मैंने ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है किस तरह का है? तो अब क्या डिफाइन कर रहे हो, फिर एग्जांपल के हेल्प से उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो इस तरह से लिखना शुरू करो उसमें, लेट A एंड B, A और B कैपिटल लेटर्स में, लेट A एंड B आर टू सेट्स, let A and B are two sets are such that all the elements of set B, all the elements of set B present in a set A, in the set A, present in the set A, then we say
B is the subset of B is the subset of set A। देखा, फुल स्टॉप, इसी में कंटिन्यू करना। सिंबॉलिकली it is represented as B is a subset of A। इसको एक दूसरा वर्ड भी बोलते हैं, B contains in A। क्या बोल रहा हूं मैं? B contains in A, मतलब समझा क्या? B A के अंदर है। तो अगर वो तभी है ना जब B के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे? A के अंदर होंगे। अब आप देखो मैंने क्या लिखवाया, A और B आपके पास दो सेट हैं और इस तरह से हैं कि B के सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? A के अंदर। तब मैं क्या बोल रहा हूं? B इज द सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, जरा ध्यान देना। अब ये एग्जाम्पल किससे से ले रहा हूं? सपोज दैट A इज द सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, तो ये हमने लिया। B इज अनदर सेट 4, 8, 12 एंड 16। C इज अनदर सेट 6, 12, 18, 24। बात समझ में आ रहा है? या फिर चलो ये 3 से लेते हैं। अब अगर आप मुझे ये देख के बताएं, क्या B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं? यस। तो हियर B इज अ सबसेट ऑफ A। बात समझा? क्या C के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं? नहीं। सारे? कुछ नहीं, सारे तो नहीं है। तो C इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सबसेट का सिंबल कट करना है, नॉट अ सबसेट ऑफ A। बात समझ में आई क्या? तो ये हमारे पास, तो हमने क्या चेक करना है कि अगर मैं लिखना चाह रहा हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। इसको एक दूसरी तरह से भी रीड कर सकते हैं, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन याद रहेगा क्या? उल्टा रीड करेंगे। चलो मैं यहां पे नोट कर देता हूं, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। और एक तो हम पढ़ते ही हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है? चलो, क्लियर है अभी तक? सबसेट समझ में आया या सुपर सेट हम लोग अपोजिट पढ़ सकते हैं। हो गया सबका लिख के? किसी का डाउट? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सबसेट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज related to subset number 1। अब ऐसा लिखो, if A is a finite set, if A is a finite set contains n elements, then number of subsets of A, set A, number of subset of set A is 2⁻n। क्या है फॉर्मूला? 2⁻n। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मान लो एक सेट मैंने लिख दिया, A इज इक्वल टू AEIOU, कितने एलिमेंट हैं? 5। और मैं कहता हूं आपसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर दिस सेट, तो 2⁵5 32। फॉर्म नहीं करना, सिर्फ मार्क करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सबसेट कितने होंगे? ये पहला स्टेप क्लियर है सभी को? अब दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट, फाई यानी कि नल सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई जो है वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसमें किसी को डाउट? अब अगर आप कहो कि ऐसा क्यों,
तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप ऐसा बता दो 5 में कौन सा एलिमेंट है जो सेट में नहीं है। तो 5 में तो कुछ होता ही नहीं ना, तो आप तो एक भी एलिमेंट नहीं बता सकते। तो इसलिए ये क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 3, एवरी सेट इटसेल्फ अ सबसेट। अपना ही सबसेट होगा वो। एवरी सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट, यानी कि अपना ही क्या होने वाला है, सबसेट। अब जैसे मान लो ए लिखा AEIOU, वापिस से लिख दिया AEIOU, भाई इसके सारे एलिमेंट कहां पर है, पहले वाले में है ना, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारे पास आ गया। अब फोर्थ, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ all the subsets of given set is called power set, is called power set, and given by P of A, P of B and so on। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखते हैं पावर सेट को, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट। किसी को डाउट? अब ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 4 से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट सम भी होते हैं। अब कैसा, सबने कर लिया कंप्लीट? एक एग्जांपल लिखो, A इज इक्वल टू A B C, कितने एलिमेंट है, 3 है ना, तो ऐसा लिख दो, फॉर A इज इक्वल टू ABC राइट PA, यानी कि हमें इसका क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। अब जरा सॉल्यूशन को ध्यान देना, हियर N ऑफ A, कितने एलिमेंट है इसमें, 3, तो देयरफॉर नंबर ऑफ subsets is equal to 2 raised to n, 2 raised to 3 is equal to 8। तो ये हमको पहले से पता चल गया 8 एलिमेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट, सबसेट्स आर रिटन एज, जरा बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले ब्लैंक सिंगल एलिमेंट के साथ A C, फिर पेयर AB, A के साथ पेयर फॉर्म करो AC, अब B से B एंड C, फिर ये खुद भी तो हो सकता है ना A B C, काउंट कर लो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर P ऑफ A इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, कलेक्शन है मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो ये आ गया आपका पावर सेट ऑफ ए। क्लियर विदाउट किसी को? चलो हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से अगर आपको मैं यहां पर इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता हूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, तो क्या आएगा 8, यानी कि वापस से क्या होगा 2 raised to n, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ना, यानी कि कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये जरा ध्यान रखना। चलो हुआ है कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन सेट। अच्छा, अब ऑपरेशंस ऑन सेट कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सेट में? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। कितने? 4 हो गए। कौन कौन सा भूल गया? कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस मतलब माइनस से है या सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट से है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑन सेट, तो इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में एक साथ ही मैं बता देता हूं, कॉम्प्लीमेंट को अलग से बताऊंगा, ठीक है?
तो अब जरा देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट किस तरह से है हमारे पास। चलो अब जरा देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसा मैं कह रहा था, तो अब यहाँ पर एक के साथ मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एक तरफ तो मैं पहले क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेट, कौन कौन से सेट है, फिर उनका क्या लिख रहे हैं हम लोग, यूनियन, ठीक है, यानी कि यू। फिर क्या लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन, यानी कि उल्टा यू, ठीक है, ये आ गया। और फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिफरेंस। तो ये तो अपने पास है। अब डेफिनेशन, यहां पर इसी की जगह में यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, तो जरा ध्यान देना। हेयर वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। तो क्या लिख रहा हूं मैं इधर, हेयर वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, किसमें, यूनियन में। इंटरसेक्शन, हेयर वी राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। तो बात समझ में आ रहा है क्या। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखना होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। डिफरेंस, अब यहां पर दो तरह का डिफरेंस है, तो जरा देखना, मैं सिर्फ एक के लिए डिफाइन कर रहा हूं। अगर मुझे क्या लिखना है, a माइनस बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A which are not in B। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या लिखा, लास्ट स्टूडेंट्स दिख रहा है क्या। तो डिफरेंस A माइनस बी, क्या लिख रहे हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A which are not in। अगर B माइनस A होता तो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमारे पास एग्जांपल, सपोज दैट सेट ए हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और इसमें बी सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई। तो हमने यहां पे क्या करा, दो सेट किए, ए और बी। अब अगर मैं लिखना चाहता हूं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो अब मैं यहां पर ए यूनियन बी की बात कर रहा था, तो वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, हाँ, तो अभी क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, ए बी सी डी ई। देखो सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखना है। एक बार तो ये पहला ऑर्डर में लिख लिया, और बाकी बचा हुआ क्या रह गया था, तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। बात समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, तो वी हैव टू राइट कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू। क्या क्या कॉमन है, ए एंड ई, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ए माइनस बी, तो एलिमेंट्स किसके आएंगे, ए के, कौन से, तो बोलो, ए आएगा नहीं, आई आएगा नहीं, आई ओ यू। अगर मुझे बी माइनस ए लिखना पड़ जाए तो बी सी डी। बात समझ आ रहा है, क्योंकि बी के ये एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी सी डी। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये सफिशिएंट है मुझे लगता है, बाद में जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो आएंगे क्वेश्चन। तो क्लियर है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस किस तरह से आएगा। तो ये तीनों ऑपरेशन क्लियर है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। डिफरेंस में कुछ खास बात नोट किया क्या तुम लोगों ने, ए माइनस बी या बी माइनस ए लिखते वक्त क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट इग्नोर हो गया। अगर मुझे ए माइनस बी लिखना है तो ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट छोड़ देने हैं। बी माइनस ए लिखना है तो
बी में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट जोड़ देना है। तो ये इस तरह से आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं अभी आगे फॉर्मूले भी नोट करूंगा जिसमें इसको मैं यूज करने वाला हूं। चलो हो गया सबके पास। अब इसमें एक और ऑपरेशन, और वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट। तो अब ऐसा हेडिंग डालो, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ, और कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ ऊपर सी या फिर ए डैश इस तरह से मार्क करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए विच इज ए सी और ए डैश। चलो वह डाल के हेडिंग, अब इसमें इस तरह से लिखो, डायरेक्ट लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज a complement is equal to x minus a. A complement equal to x minus a, where x is an universal set. अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं। A set which contains all the elements of given sets. जो सेट आपको दिए हैं उसके सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो एक्स में से ए को क्या करना है, माइनस। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम देखें, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू, और ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, A 2 4 6 8 and 10, B is equal to 3 6 and 9। समझ में आ रहा है क्या? तो therefore A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x माइनस ए ना, तो x माइनस ए, यानी कि x में से a के एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है या हटा देना है। तो बोलो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो क्या आएगा, अब x में से कौन से एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे, तो बोलो 1 2 4 5 7 8 10। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहीं पर अगर मैं आपसे एक बात और कह दूं कि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हाँ, तो क्या होगा, इसका मतलब x माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो भाई x में से कौन से एलिमेंट छोड़ने हैं, 1 3 5 7 9, तो क्या रह जाएगा 2 4 6 8 10 विच इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या, अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया है वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो सेट रिटेन करेगा या वापस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम डाला हेडिंग। अब इसमें लिखो, Venn diagram represent diagrammatic representation of set and their operations, set and their operations। तो यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली सेट को और उसके अंदर होने वाले ऑपरेशंस को, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। तो अब नेक्स्ट, ये तो हो गया लिख के, इसके नीचे लिखो, वी हैव फॉलोइंग वेन डायग्राम्स, वी हैव फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। अब इसमें सबसे पहला किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, फॉर यूनियन, फॉर यूनियन। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास, सेट ए, और ये क्या है, सेट बी। अब जैसा ए सेट को हमने यहां पर शेड किया और फिर
बी को शेड कर लिया। तो जो ऑल शेडेड एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। तो नेक्स्ट इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल द शेडेड एरिया शोज ए यूनियन बी, पहला। नंबर 2 फॉर क्या था, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए वापस ए के लिए लाइंस ड्रॉ की, फिर हमने बी के लिए ड्रॉ कर दिया। इंटरसेक्शन में कॉमन आता था ना, तो यहां कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, जहां दोनों लाइनें हैं, ये है ना अपने पास। तो क्या लिख रहे हैं देखो, डबल, तो डबल शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। फिर नंबर 3 क्या था हमारे पास ऑपरेशन, याद है, डिफरेंस। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर डिफरेंस। अब डिफरेंस भी दो तरह का था ना, a माइनस बी और b माइनस ए एंड बी। अब अगर आप यहां पर क्या दिखा रहे हैं, a माइनस बी, तो किसका एलिमेंट आएगा, सिर्फ a का, जो किसके अंदर नहीं है, b में नहीं है। तो ये देख रहे हो आप यहां पर, मैं b के अंदर नहीं गया। तो शेडेड एरिया शोज a माइनस बी। इसी के लिए एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, b माइनस ए अगर होगा तो फिर किस तरह से आएगा, समझ में आ रहा है क्या, a एंड b। शेड b की तरफ से करेंगे लेकिन a के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया शोज b माइनस ए। तो ये आ गया हमारे पास। और अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो लास्ट किसके लिए था, कॉम्प्लीमेंट। फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सेट ए है और यहां पर यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट में जरा देखो किसके एलिमेंट आ रहे थे, याद है आपको, एक्स का एलिमेंट आ रहा था, है ना, और ए के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसका मतलब शेडेड एरिया शोज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस तरह से हमारे पास डायग्राम आएंगे।